राम राम भाइयों और बहनों, आराम स्टूडेंट जॉब पर मैं एम पे आपका स्वागत करता हूं। आज ये प्रैक्टिस सेट 18 है, वैसे 8 नंबर है ये, क्योंकि हमने 11 से स्टार्ट किया तो ये 8 नंबर होगा और वैसे ये 18वां है। तो पीछे जो मेडल पेपर है वो नहीं देखे है तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जियोग्राफी मैराथन क्लास की भी लिस्ट बनी हुई है, वो जाकर देख सकते हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। 1 घंटे की ये क्लास है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे विथ व्याख्या के साथ में। बहुत ही फास्ट रहने वाली, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को स्पीड रखेंगे, 1 सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है। हर सेकंड आपको क्लास में महत्वपूर्ण नॉलेज आपको प्राप्त होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। इसकी व्याख्या है, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी हवाओं, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में होने वाली वर्षा, हल्की वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। राजस्थान में मावठ को गेहूं की फसल के लिए वरदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी व्याख्या है, भीलवाड़ा शहर के 6 किलोमीटर की दूरी पर हरणी महादेव शिव का मंदिर स्थित है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। यह शिव का अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक शिवरात्रि पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक साहित्य कार्य, सूची 2 लेखक है के साथ मिलान कीजिए, यानी इनको आपस में मिलाना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर वीर विनोद है, तो ये किनकी है वीर विनोद? तो ये श्यामल दास जी की है। अगला है गोरा बादल री बात, तो ये किनकी है? ये जाटमल की है। आर में है वीर सतसई, तो वीर सतसई किसकी है? तो ये सूर्यमल मिश्रण की काव्य करती है, सॉरी रचनाएं है। अगला क्वेश्चन है, किलों और उनके शहरों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसकी हम सीधी व्याख्या करेंगे। तारागढ़ किला कहाँ है? तो बूंदी जिले में है। कागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुमलगढ़ राजसमंद में। कुमलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किमी लंबी दीवार है। अगला क्वेश्चन है, सालम से की हवेली और नाथमल की हवेली किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैसलमेर में स्थित है। इसकी व्याख्या है, सालम सिंह की हवेली जैसलमेर रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। इस खूबसूरत इमारत को सालम सिंह के द्वारा 1815 ईस्वी में बनाया गया था। इसे जहाज महल भी कहा जाता है। नथमल की हवेली शहर के केंद्र में स्थित है। यह अपने स्थापत्य शैली जो राजपूत और मुगल डिजाइन का संलयन है के लिए प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछावा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आमेर दुर्ग। इसकी व्याख्या है, जयपुर द्वारा ढूंढाड़ की प्राचीन राजधानी आमेर काली खोह पहाड़ियों के दर्रे में स्थित है। प्राचीन काल में यह अंबावती तथा अंबिकापुर के नाम से जानी जाती है। 12वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी तक आमेर कछावाओं की राजधानी रहा था। तो आमेर कछावाओं की राजधानी कब से कब तक रहा था? तो ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी आमेर कछावाओं की राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विजय स्तंभ का निर्माण किया था। इसकी व्याख्या है, महाराणा कुंभा व मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर के युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, बीकानेर है। इसकी व्याख्या, बीकानेर राजस्थान प्रांत का एक शहर है। बीकानेर राज्य का पुराना नाम जांगल देश था। बीकानेर के राजा जंगल देश के स्वामी होने के कारण अब तक जांगलधर बादशाह कहलाते हैं। राव बिक्का द्वारा 1485 में इस शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में योधेय नामक गणित
गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी भाग में रहा है। हनुमानगढ़ गंगानगर व आसपास के क्षेत्रों का प्राचीन काल में योधय के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ व गंगानगर राजस्थान के उत्तरी भाग में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हनुमानगढ़ है। जो हनुमानगढ़ है वो इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर मच्छिता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 445 किमी लंबी है, जो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर एवं जैसलमेर के 4 जिलों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को फ्यूज हॉर्प भी कहा जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग को। मोरचंग लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है, जिसमें एक गोलाकार हैंडल से छोटी और लंबी छड़ें निकली होती है, जिसके बीच में पतले लोहे की एक लंबी राड होती है, जिसके मुंह पर थोड़ा घुमाव दे दिया जाता है। इसका उपयोग कभी कभी गीतों के साथ लय देने में किया जाता है। यह दांतों के बीच में रखकर हवा से बजाया जाता है। इसे लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। तो जीव हार्प भी कहा जाता है। तो इसे जो मोरचंग है, इसे किस जाति के द्वारा बजाया जाता है? तो लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। शेखावाटी प्रदेश में चूरू जिले में तथा बीकानेर में कोई नदी नहीं पाई जाती है। झुंझुनू, सीकर व नागौर में नदियां पाई जाती है। तो कौन सी है? झुंझुनू में कांतली, सीकर में कांतली और खंडेला, नागौर में लुन्नी, मंथा, जोजड़ी और हरसौर नदियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की पहचान करें। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक, वनरोपण करना, ये सभी क्या है? इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सिरोही में है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है, जिसे गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है। इस शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। अगला क्वेश्चन है, नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से था। इसकी व्याख्या है, नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। लाग बाग बेगार प्रथा व लगान की ऊंची दरों के विरोध में बूंदी के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। डाबी नामक स्थान पर 2 अप्रैल 1923 को किसानों की सभा में झंडा गीत गाते नानक भील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आरएफसी की स्थापना वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1955 में की गई थी। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने हेतु अति लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान वित्त निगम यानी राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नागौर अजमेर में कुबड़ पट्टी स्थित है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में नागौर एवं अजमेर जिले के कुछ भागों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है तथा पीठ झुक जाती है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? तो किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ में जौहर नहीं हुआ है। गागरों, सिवाना और जालौर में क्या है? जौहर हुए थे। प्रसन्नगढ़ दिए गए दुर्गों में से जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। सन 1423 में मांडू के सुल्तान अलपखा गौर ने एक विशाल सेना के साथ गागरों पर आक्रमण कर किले को घेर लिया। फलतः भीषण संग्राम हुआ, जिसमें अचलदास ने अपने बंधु बांधवों और योद्धाओं सहित शत्रु से जूझते हुए वीरगति को प्राप्त की तथा उसकी रानियों व दुर्ग की ललनाओं ने अपने को जौहर की ज्वाला में समर्पित किया। सिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुए, जिसमें प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में शातलदेव हुए अलाउद्दीन के संघर्ष के दौरान तथा द्वितीय शाखा राठौड़ वीर कल्ला रायमल लोथ व अकबर के संघर्ष के दौरान हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने
1311 ईस्वी में जालोर किले पर आक्रमण किया तथा किले को घेर लिया। इस आक्रमण के समय खिलची का सेनापति कमालुद्दीन था। कानर देव के साथ दहिया सरदार बिक्का द्वारा विश्वासघात करने पर शत्रु सेना किले में प्रविष्ट हुई, जिसके पश्चात भीषण युद्ध में कानर देव सहित सभी राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और किले के भीतर सैकड़ों लल्ला नाव ने जोहर का अनुष्ठान किया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाए सूर्यमल। सूर्यमल नहीं लड़ रहे थे। इसकी व्याख्या, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा के मैदान भरतपुर में हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की पराजय हुई। कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में अफगान सुल्तान मोहम्मद लोदी, मेव शासन हसन खां मेवाती, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से कच्छावा शासक पृथ्वीराज, पेड़ता का रायमल राठौड़, सिरोही के अखीराज और सुलुम्बर का रावत रतन सिंह आदि सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ उदयपुर, आहड़ बेरस नदी के किनारे स्थित तांबे की वस्तु बनाने व काले पीले मृत भांडों संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इस सभ्यता की खोज श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने की तथा उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल एवं एस.डी. सांगलिया के निर्देशन में हुआ। यहाँ से उत्खनन 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई। इस सभ्यता स्थल को ताम्रवर्ती नगरी, अघाटपुर या आहट दुर्ग एवं धूलकोटे के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षण में मानसी द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुरजन सिंह द्वारा किया गया था। व्याख्या, अकबर के संरक्षण में मानसी द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के शासक सुरजन हाड़ा के विरुद्ध 1569 ईस्वी में किया गया। उल्लेखनीय है कि मानसी मात्र 12 वर्ष की अवस्था से अर्थात 1562 ईस्वी से मुगल सेना में प्रविष्ट हो गए थे। अकबर के नवरत्नों में एक मानसी को अकबर ने अकबर के समय खसरो शाहजहां का मनसब प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी नहीं है? जो अंतर प्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो सागी नहीं है, कांतली, काकनी और घग्गर ये क्या अंतर प्रवाही नदियां हैं। राजस्थान में आंतरिक अपवाह प्रणाली की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो ये है घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी, कांकनी, मंथा और उपनगढ़ रूपारे लिए क्या है? आंतरिक अपवाह प्रणालियों की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेरता स्थानांतरित की थी? तो इससे सी राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। जोधपुर शिलालेख 837 ईस्वी तथा घटियाला के शिलालेखों 837 से एवं 861 ईस्वी से मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। रंजील का पुत्र नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेरता तथा अंत में जालोर स्थानांतरण किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी को, नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़ को। इसकी व्याख्या, नीलकुंड, देवली, राघवपुर और कराड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में प्रतिहारों का सर्वप्रथम आगमन 6वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर में मारवाड़ क्षेत्र में हुआ। उसमें राजस्थान का भूभाग गुर्जरता कहलाता था। प्रतिहारों का साम्राज्य गुर्जर क्षेत्र में होने के कारण ये लोग गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माणिक्यलाल वर्मा। व्याख्या, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया तथा महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। नवंबर 1541 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माउंट वर्षा जिससे होती है वह कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा माउंट वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण छिटपुट बारिश होती है, जिसे माउट या माउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित करना। नदियों और उद्गम स्थल दिया हुआ है, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं हम। राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। आंतरिक अफवाह तंत्र,
अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यहाँ नदियाँ दी हुई है। नदी साबी नदी का उद्गम है सेवर पहाड़ी जयपुर से होता है। कांगनी नदी का कोटड़ी जैसलमेर से, बाणगंगा नदी के बैराट की पहाड़ियाँ विराटनगर जयपुर से, और कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकरराव समिति ने मत्स्य संघ में वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी। इसकी व्याख्या शंकरराव समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि भरतपुर एवं धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकरराव देव समिति गठित की गई थी। भारत सरकार ने शंकरराव देव समिति की सिफारिश के ध्यान में रखकर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वर्धमान में हुई थी। इसकी व्याख्या है किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु वर्धमान में हुई थी। सावंत सिंह का शासनकाल 1784 से 1964 किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थानी चित्रकला का पर्याय बन चुका प्रसिद्ध चित्र बनी ठहरी सिकंदगढ़ शैली की ही देन है। इस चित्र को राजस्थान के मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठहरी एक कास्मक चित्र है जिसका चित्रांकन राजा सावंत सिंह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद द्वारा किया गया था। वास्तव में यह चित्र राधा का ही एक सुंदर रूप है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी कच्चे माल की उपलब्धता। इसकी व्याख्या उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर बी है। राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिसका मुख्य कारक है कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर की उपलब्धता। राजस्थान विद्यमान अजबगढ़ रायलो व अरावली के उपस्थित चूना पत्थर अधिक गुणवत्ता वाला है। इसलिए सीमेंट उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां ए ग्रेड का चूना पत्थर उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सीकर में आयोजित होता है। इसकी व्याख्या है उपरोक्त प्रश्न का बी सही है। सीकर में रेवासा ग्राम से दक्षिण की ओर अरावली पर्वतमाला की घाटी में जीण माता का मंदिर स्थित है। इसको भंवरों वाली माता भी कहा जाता है। इनका मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रा में साल में 2 बार रेवासा ग्राम में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है विजय प्रतीक से संबंधित निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो ये इसमें क्या है सभी कथन सही है। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, यह भी कथन सत्य है। इन्होंने विद्या प्रचारण सभा की स्थापना की थी, यह भी कथन सत्य है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, यह कथन सत्य है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, यह भी कथन क्या है सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को जवालापुर परिवर्तन किया गया? तो इसका ये राइट आंसर है चकदेव ने। चौहान शासक वीरराज चतुर्थ विशलदेव द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तन किया गया। उल्लेखनीय है कि चकदेव के पश्चात 1158 ईस्वी के लगभग विशलदेव अजमेर का शासक बना। विशलदेव का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्णयुग कहलाता है। इन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह अमीर को हराकर राज्य विस्तार किया तथा तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जिला और पर्यटक स्थल दिए हुए हैं, इनको क्या करना है आपस में सुमेलित करना है। तो हम सीधे इसकी क्या करते हैं व्याख्या देखते हैं। तो इसमें सी है राइट आंसर। तो अलवर में पर्यटक स्थल कौन सा है? पांडुपोल। अजमेर में सोनी जी की नासियां, बीकानेर में कोलायत और भरतपुर में डीग पर्यटक स्थल है। इस प्रकार ये मिलान नियम को क्रमबद्ध। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर सी है जिसके अनुसार पांडुपोल अलवर का पर्यटक स्थल है जो पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है जिसकी प्रतिमा शयन मुद्रा में है तथा भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी व पंचमी को हनुमान जी का मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है सोनजी की नशिया नामक पर्यटक स्थल अजमेर में स्थित है। इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सब सेठ मूलचंद जी सोनी द्वारा इसका निर्माण 1864 में प्रारंभ किया गया। यह जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति दर्शनीय है। वह इस मंदिर को सिद्धकूट चैत्यालय भी कहा जाता है।
कोलायत नामक पर्यटक स्थल बीकानेर में स्थित है। यह कपिल मुनि की तपोभूमि है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भरता है। गुरु नानक जी द्वारा उपदेश दिए जाने के कारण यह स्थान सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बड़ा गुरुद्वारा भी स्थित है। अगला डीग भरतपुर की प्राचीन राजधानी रहा है। यह कस्बा भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़बीठली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाए एक तारागढ़ किले अजमेर को जाना जाता है। उपयुक्त प्रश्न का सही उत्तर यह है, अजमेर दुर्ग गढ़बीठली का निर्माण बीठली पहाड़ी पर चौहान शासक अजीपाल द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया। यहाँ मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। इस दुर्ग को अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 रामदासी नहीं है। दादूपंथी, निरंजनी और जसनाती क्या है? ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की 2 प्रमुख विचारधाराएं रही है, सगुण एवं निर्गुण। सगुण भक्ति की परंपरा शैव, नाथ, शाक्त एवं वैष्णव संप्रदायों के रामानंद, निमकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, भक्ति कवि दुर्लभ, मीराबाई एवं गौरीबाई महत्वपूर्ण है। निर्गुण भक्ति परंपरा में पिपाजी, जसनाथ जी, जाम्बोजी, संत दादू दयाल। जो निर्गुण भक्ति धारा के संत है उनको ध्यान से देख लेना, कौन कौन से? पिपाजी, जसनाथ जी, जाम्बोजी, संत दादू दयाल, परणानाथ जी, लालदास जी, रामसनेही संत, रामचरण जी, हरिदास जी, रामदास जी, दरियाव जी, जयमलदास जी, सुंदरदास जी, रजब जी, लालगिरी जी, संत दास जी, संत धन्ना एवं संत रेदास उल्लेखनीय है। राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मे संत रामदास जी ने सिंह स्थल के हरिराय दास जी से दीक्षा लेकर खेड़ापा जोधपुर में रामसनेही संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? यानी कौन सा नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गरबा। गरबा नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है। यह नृत्य बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। गरबा नृत्य शक्ति की उपासना में नवरात्रों के समय में किया जाता है। इस नृत्य को रास, गबरी एवं डांडिया इत्यादि रूपों में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग ऐसे जल श्रेणी में रखा जाता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़, काली सिंध और राहु नदियों के संगम स्थल पर स्थित है तथा 3 तरफ से उक्त नदियों से घिरा होने के कारण जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऐतिहासिक आख्यानों के अनुसार गागरोन पर पहले डोडिया परमार राजपूतों का अधिकार था। उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इनके नाम पर यह डोडगढ़ या दुलरगढ़ कहलाया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनिए। यानी सूची 1 पशुधन और उसकी नस्ल दी हुई है, इन सूचियों को आपस में मिलाना है। तो इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। गौवंश है तो उसकी कौन सी नस्ल है? मालवी है। भेड़ की कौन सी है? नाली। भैंस की कौन सी है? मुर्रा जिसे खुंडी कहते हैं। और बकरी की नस्ल है बड़वारी। ये किसकी नस्ल है? सब यहाँ पशुधन का नाम है और नस्ल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रणथंभौर को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर से 6 मील दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित रणथंभौर के किले का निर्माण 8वीं सदी के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हाथीपोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया दरवाजा जिसे अंधेरी दरवाजा, अमीर महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर आदि प्रमुख ऐतिहासिक निर्माण स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। तो तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? इसमें बी राइट आंसर हो जाए खड़नाल, जो कहाँ स्थित है? नागौर में। राजस्थान की चार जाति की आराध्य देवता वीर तेजाजी, जो राजस्थान में चार जाति है उनके आराध्य देवता तेजाजी है, जिनका जन्म नागौर के खड़नाल नामक स्थान पर हुआ। यहाँ तेजाजी का मुख्य मंदिर स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष तेजा दशमी यानी भादवा शुद्ध दशमी को विशाल मेला भरता है। आगे सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के बीच दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर लेखक और उनके ग्रंथों का नाम दिया हुआ है, तो इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। कर्णिदान इनके ग्रंथ का नाम है, कर्णिदान जी लेखक, इनके ग्रंथ का नाम है सूर्य प्रकाश।
दौलत विजय, जिसे दलपत विजय के नाम से जाना जाता है, इनके ग्रंथों का नाम है खुमान रासो। पद्मनाभ के ग्रंथ का नाम है कांदरदेव प्रबंध। जगजीवन भट्ट के ग्रंथ का नाम है अजितोदय। अगला क्वेश्चन है चोखिलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर दुर्ग में स्थित है। चोखिलाव महल जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। यह महल राजपूत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दुर्ग के अन्य भवन निम्न है: मोती महल, फूल महल, फतेह महल, खवाबगाह का महल, तख्त विलास महल, दौलत खाना, बीचला महल, रनिवास, सिलह खाना, तोप खाना तथा महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। ये सब क्या है? तो ये भवनों के नाम दिए हुए हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, रघुदयाल गोयल नहीं थे। स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफा और बद्री प्रसाद ये क्या थे? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित थे। बीकानेर नरेश गंगा से लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित हुए। बीकानेर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर एक ज्ञापन तैयार करके सम्मेलन के सभी सदस्यों को बांट दिया। ज्ञापन में महाराजा और उसके प्रशासन की तीव्र आलोचना की गई। तत्पश्चात चंदमल बड़, सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, बद्रीदास एवं प्यारे लाल को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगी, ग्रास्य जनजाति का नृत्य माना जाता है। वालर ग्रास्य स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य बिना किसी वाद्य के स्त्री पुरुषों द्वारा दो अर्धवृत्त बनाकर मंथर गति से किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। अगला क्वेश्चन है 46। राजस्थान राज्य में ये पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चंबल नदी है जो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी 480 किमी नदी है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। खमनोर से निकलकर यह नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एवं सवाईमाधोपुर कुल 6 जिलों में बहती हुई रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। बेड़च, मैनाल, चंद्रभागा, कोठियारी, मानसी एवं मोरेल इसकी सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अलगोजा वो तंत्र वाद्य नहीं है। रावणता, जंतर और रुमायचा ये क्या है? तंत्र वाद्य यंत्र है। रावणता, जंतर एवं रुमायचा तंत्र वाद्य है। इसमें तार लगा होता है तथा तारों के माध्यम से विभिन्न आवाजें निकाली जाती है। अलगोजा एक सुशील वाद्य है जो हवा से फूंक देकर बजाया जाता है। वादक 2 अलगोजे मुँह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वयं कायम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए एक कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत में होता है। कपिल मुनि के मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नाथद्वारा शैली से संबंधित है। इसकी व्याख्या पिछवाई चित्रांकन नाथद्वारा जिस शैली से संबंधित है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति की पृष्ठभूमि में लगे वृत्त आकार के पर्दों को पिछवाई कहा जाता है। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर पिछवाइयों के लिए जाना जाता है। नाथद्वारा राजसमंद चित्रशैली का प्रधान विषय कृष्ण लीला ही रहा है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा। मध्य प्रदेश के सिंगोली ग्राम में जन्मी वह स्वतंत्रता सेनानी श्री माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी वर्मा का राजस्थान की महिला स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी स्थान है। 1939 ईस्वी में इन्होंने वर्मा जी के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया। प्रजामंडल के कार्यों के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है ललित विग्रह का रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के नाम से जाने जाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव अजमेर के चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसका शासनकाल चौहान वंश का श्रवणकाल था। विग्रहराज ने हरिकेली नाटक तथा इसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया।
वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी खड़ताल से संबंधित है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान के गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया है। गाजी खान बरना राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित है। इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को मांगनियार परंपरा की समृद्ध विरासत को आत्मसात किया है। वर्तमान में इनकी प्रसिद्धि एक मंझे हुए खड़ताल वादक की है। लोक कला के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में इन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झांझड़िया और पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि को पद्म भूषण से तथा पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लेखरा, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी तथा संगीत और नौटंकी कला की नामची हस्ती रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया है। पैरा ओलंपिक खेलों में 3 मेडल जीतने वाले राजस्थान के जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झांझड़िया खेल के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी है। आगे कंडोरा पहना जाता है, तो कंडोरा कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कमर में पहना जाता है। कंडोर राजस्थानी महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाले अन्य आभूषण निम्न है: तागड़ी, तगड़ी, करधनी, कणकती, सटका इत्यादि कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल में पाई जाती है। इसकी व्याख्या है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल का प्रभाव क्षेत्र बीहड़ भूमि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा द मिल्की वे का आकार है। तो मिल्की वे का आकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए सी, सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा द मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है। उल्लेखनीय है कि हमारी पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है, जो कि लानियाकी नामक सुपर क्लस्टर का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से औद्योगिक प्रदेश की विशेषता नहीं है। यानी इनमें से कौन सी औद्योगिक प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो हम देख लेते हैं। तो इसका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण उद्योगों की प्रधानता, ये क्या विशेषता है? और बी में विकसित परिवहन एवं व्यापार, ये भी विशेषता है। उच्च नगरीय, ये भी विशेषता है। लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, ये क्या विशेषता नहीं है। इसकी व्याख्या, औद्योगिक प्रदेश की विशेषता के संबंध में विकल्प डी असत्य है। औद्योगिक प्रदेशों में सामान्यतः निर्माण उद्योग की प्रधानता होती है तथा औद्योगिक उत्पादन बड़े पैमाने पर होते हैं। औद्योगिक प्रदेशों में निवास करने वाली जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्माण उद्योग के व्यवसाय में और उनसे संबंधित परिवहन, व्यापार आदि के व्यवसाय में लगा होता है। औद्योगिक प्रदेश में मुख्यतः नगरीय जनसंख्या रहती है, ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो ये जलधारा, इनमें से कौन सी जलधारा वो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हम्बोल्ट जलधारा। कौन सी है? हम्बोल्ट जलधारा। तो इन जलधाराओं से संबंधित हमने एक मैराथन वीडियो बना दिया है, जिसमें विश्व की संपूर्ण जलधाराओं, गर्म और ठंडी जलधाराएं है, उनसे संबंधित जो टॉप प्रश्न है वो सम्मिलित किए गए हैं। उस क्लास पर जाकर एक बार आप जरूर अवलोकन करें उस क्लास का। इसकी व्याख्या, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसका विस्तार पेरू एवं चिली के तट पर है। इस धारा की उत्पत्ति का कारण स्थलीय अवरोध, घनत्व की भिन्नता एवं दक्षिण विषुवतीय जलधारा के रूप में पेरू के तट की सतह के जल को हटाए जाने के फलस्वरूप नीचे के ठंडे जल का ऊपर आना है। धारा का प्रभाव तटवर्तीय भाग में कोहरा, परंतु वर्षा का अभाव, अट्टाकामा मरुस्थल का निर्माण तथा ठंडे जल के ऊपर आने के कारण मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो कौन कहलाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए, ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहलाता है। ओसाका जापान का मानचेस्टर कहलाता है। सूती वस्त्र निर्माण के अलावा यहाँ रेशमी वस्त्र, यान वस्त्र, लाइनोन वस्त्र, ऊनी वस्त्र निर्माण की मशीन भी बनती है। टोक्यो योकोहामा प्रदेश निर्माण उद्योगों की महान विविधता के लिए प्रसिद्ध है। टोक्यो का बंदरगाह योकोहामा है, जो टोक्यो की खाड़ी के पश्चिम भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, यूरोप है वो मरुस्थल विहीन है। यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। यह ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का विस्तार 65 डिग्री पूर्वी देशांतर से 24 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 71 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यूरोप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में फैला है। यहाँ की जलवायु मृदुल है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब तथा सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेकाल झील है वो सर्वाधिक गहरी झील है। बेकाल रूस विश्व की सबसे गहरी झील है। ओनोग व लोगाड रूस की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। झीलों से संबंधित जितनी भी विश्व की महत्वपूर्ण झीलें हैं उन सभी का, खारी झील, मीठी झील, उन सभी का हमने वीडियो बना दिया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो देखने से आपका कोई भी प्रश्न झीलों के संबंधित कोई भी प्रश्न वो गलत नहीं होगा। इसकी व्याख्या, कैस्पियन सागर खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके उत्तरी तट पर यूराल व वोल्गा नदियां गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, पेरू की धारा। इसकी व्याख्या, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पेरू एवं चिली के तट पर है। इस धारा की उत्पत्ति का कारण स्थलीय अवरोध, घनत्व की भिन्नता एवं दक्षिणी विश्ववतीय जलधारा के रूप में पेरू के तट से सतह के जल को हटाए जाने के फलस्वरूप नीचे के ठंडे जल का ऊपर आना है। धारा का प्रभाव तटवर्ती भागों में कोहरा, परंतु वर्षा का अभाव, अटाकामा मरुस्थल का निर्माण तथा ठंडे जल के ऊपर आने के कारण मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। ओनेगा व लाडोगा रूस की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। 1789 ईस्वी से पूर्व स्टेट जनरल की बैठक होती थी। तो इसका राइट आंसर है सी, 3 सभा में होती थी। 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ। इनके सदस्यों की संख्या 1200 के आसपास थी। पादरी 308, कुलीन 285 और जनसाधारण के प्रतिनिधि 631 होते थे। पादरियों की प्रतिनिधित्व में लगभग 20 साधारण पादरी थे जिनकी सहानुभूति तीसरे वर्ग जनसाधारण के साथ थी। इससे सर्वसाधारण प्रतिनिधियों को जबरदस्त बल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, पेरू की जलधारा। देखो ये जलधारा से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 भी क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर के होंगे। 4 नंबर आपको सिलेक्शन की और नज़दीक पहुंचा सकता है, इसलिए आप उस जलधारा से संबंधित टॉपिक का जो हमने वीडियो बनाया वो आप जरूर देखें। तो इसकी व्याख्या है, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पेरू एवं चिली के तट पर है। इस धारा की उत्पत्ति का कारण स्थलीय अवरोध, घनत्व की भिन्नता एवं दक्षिणी विश्ववतीय जलधारा के रूप में पेरू के तट से सतह के जल को हटाए जाने के फलस्वरूप नीचे के ठंड जल का ऊपर आना है। धारा का प्रभाव तटवर्ती भागों में कोहरा, परंतु वर्षा का अभाव, अटाकामा मरुस्थल का निर्माण तथा ठंडे जल के ऊपर आने के कारण मत्स्य उद्योग का विकास है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार बर्मा का माउंट पोपा उदाहरण है। तो म्यांमार बर्मा का माउंट पोपा उदाहरण किसका है? तो इसका राइट आंसर है बी, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। वैसे ज्वालामुखी जिनमें भूगर्भिक इतिहास के अनुसार बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। उदाहरण म्यांमार बर्मा का माउंट पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोह सुल्तान एवं देवमंद आदि है। अफ्रीका का किलिमंजारो उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ए राइट आंसर हो जाएगा मृत ज्वालामुखी का। ये अफ्रीका का किलिमंजारो उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी व्याख्या है वो हम देख लेते हैं। वैसे ज्वालामुखी जिनमें भूगर्भिक इतिहास के अनुसार बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। उदाहरण है म्यांमार बर्मा का माउंट पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोह सुल्तान एवं देवमंद आदि है। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी की क्रांति से उत्पन्न विरोध को नियंत्रित करने के लिए जार निकोलस द्वितीय ने किस तिथि को शासन सुधारों की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 अक्टूबर 1905 को। 1905 ईस्वी में क्रांति में उत्पन्न विरोधों को नियंत्रण करने के लिए जार ने 30 अक्टूबर 1905 को शासन सुधारों की घोषणा की। इसे अक्टूबर घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि डेउमा राष्ट्रीय सभा की सहमति के बिना कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी कोटोपेक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है। ऊंचाई है 5879 मीटर। यह दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मखरेला मिट्टी किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है डी नीथरन लिची का। मखरेला लहराइट मिट्टी नीथरन लिची का परिणाम होती है। इसकी उत्पत्ति 200 सेमी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निच्छालन से हुई है। इसमें आयरन व सिलिका की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी सुंदरवन में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि यह एक सदाबहार झाड़ीनुमा अथवा छोटा पेड़ होता है जो तटीय लवण जल या लवणीय जल में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। भारत में पहली बार अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी व्याख्या जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका देश में हुई थी। भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जनहित याचिका के तौर पर मुकदमे का प्रावधान है। इसमें आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, बल्कि है किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़िता के पक्ष में दायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी कोरोमंडलम तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो पश्चिमी तट के भाग कौन कौन से? कठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। उपरोक्त प्रश्न का डी कोरोमंडलम तट है क्योंकि कोरोमंडलम तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी के निकट है। पूर्वी तट पर भारत के आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य स्थित है, जबकि कोंकण तट पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में पड़ता है तथा पूर्व में पश्चिमी घाट के पहाड़ों, उत्तर में मयूरी नदी से, दक्षिण में गंगावली नदी से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। कठियावाड़ तट पश्चिमी तटीय भाग में गुजरात में स्थित है व मालाबार तट पश्चिमी तट में मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय भाग मालाबार तट कहलाता है। पूर्व तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सी विधि भू संरक्षण संसाधनों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी वनोन्मूलन। यह क्या है? भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। अतिचारण पर रोक, उर्वरकों का विनिमय उपयोग, भूमि पुनरुद्धार, ये क्या है? भू संसाधनों के संरक्षण में संबंधित है। प्रश्न का दिया गया अतिचारण पर रोक, भूमि पुनरुद्धार तथा उर्वरकों का विनियमित उपयोग भू संसाधनों, मानव जीवन, वन्यजीव, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, संचार व्यवस्था आदि के संरक्षण से संबंधित है, जबकि वनोन्मूलन भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वापस वेदों की ओर लौटा, बैक टू द वेदास का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया। इन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था? तो इसका राइट आंसर है डी आराम शाह है। इसकी व्याख्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1210 में मृत्यु के उपरांत आराम शाह का चयन कुछ तुर्क अमीरों और मलिकों ने किया था, परंतु अनेक योग्य तुर्क मलिकों ने उसे गद्दी पर बैठाया जाने का विरोध किया। आराम शाह ने गद्दी पर बैठते ही अनेक अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक यह साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। इस काल में व्यापारियों का श्रेष्ठ कहा जाता है। इस काल में व्यापारियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर है डी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था जिससे 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इस संघ की स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की थी। इसका चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी
1973 तक एवं दीनदयाल उपाध्याय 1967 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल व प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय संविधान की आत्मा है तो कौन सी प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है? अगला है भारत में संसद में सम्मिलित है तो भारतीय संसद में क्या सम्मिलित है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा क्या है? इनसे मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अब क्या है, हम व्याख्या नहीं करते हैं, केवल प्रश्न करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका से ली गई है। ब्रोज गुजर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर है सी, कनिगम ने जोड़ा है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, जनवरी 1923 में हुई थी। अब ये 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 85 100 तक जो क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान से संबंधित है। जिनके सिलेबस में मनोविज्ञान के क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को देख सकता है। अगला क्वेश्चन है आलपोर्टा के अनुसार व्यक्तित्व है तो इसका सी राइट आंसर है, अनुकूली एवं कथनीय दोनों ही होता है। अगला क्वेश्चन है अभिवर्ती है तो अभिवर्ती का राइट आंसर कौन सा है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी एवं नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, वही क्या अभिवर्ती है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं तो क्या पाते हैं? इनमें से कुछ नहीं पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में उसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संज्ञात्मक, व्यवहारगत विशेषताओं के कारण जो अंतर पाया जाता है उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका व्यक्त करने वाली कारक है तो कौन सा है? चरित्र निर्माण में सहायक, रुचि का विकास और अधिगम का आधार। ये सभी क्या है? अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका व्यक्त करने वाले कारक है। और कारक कौन से है ये वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। अगला निम्न में से सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन है एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है तो एक बालक है वो रोजाना डेली कक्षा से भाग जाता है। जिस प्रकार आप में से कई व्यक्ति होते हैं जो क्लास में आते तो है, कक्षा की शुरुआत करते हैं मगर कक्षा को 1-2 मिनट देख के इसको छोड़ देते हैं, तो उस प्रकार के बालक होते हैं वो क्या होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं। जो क्या है, आपको पिछड़े बालक नहीं बनना है, आपको समायोजित बालक या प्रतिभाशाली बालक बनने हैं तो क्लास के अंत तक बने रहना आपको। अगला क्वेश्चन है माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहराएंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, वे स्वयं इन अवगुणों को तलाशेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पूर्व अनुभव, ये नहीं है। प्रतिबिंबित, कल्पना और तर्क ये सभी क्या है? बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये क्या है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। और ये जो प्रतिदिन दी हुई है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 तक मध्य होना, ये क्या है? मानसिक मंदता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी क्या है? मानसिक मंदता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई है, ये भी क्या है? मानसिक मंदता है। अगला क्वेश्चन है 96 अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसकी क्या विशेषता है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सामाजिकता के गुण थोड़े कम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विशेषता है तो कौन सी है? निरंतरता और सार्वभौमिकता क्या सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है यदि बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है तो इसमें निम्नलिखित में से किस दावे का समर्थक प्राप्त होता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तित्व मापनियों में से कौन सा एक शील गुण एवं प्रकार दोनों उपागमों को प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, EPQ। तो इन सभी की फुल फॉर्म है वो यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। अंतिम क्वेश्चन है उस संपूर्ण परिस्थितियों का जिसमें बालक अपने को विद्यालय में पाता है, जीवन में जितना ही अधिक संबंध होता है उतना ही अधिक सफल और स्थायी उसका सीखना होता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी हुई है, ये परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर है बी, रायबर्न की परिभाषा है ये।
तो हमने इस वीडियो के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चन करवाया है, जिसमें 85 तो व्याख्या की है, 85 के आगे व्याख्या नहीं किया है। अगर आपको व्याख्या देखनी है तो आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करो। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल अलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। जो भी क्लास को देखते हैं एक बार अपने प्यारे होते से अच्छे कमेंट जरूर करना। अगर आप कुछ राय नहीं दे पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर से ज़रूर लिखना। और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए जो भी अंत तक बना रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए परीक्षा में सफल होने के लिए अग्रिम बधाई देते हैं हम। और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।